हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है मेरे 6 लेक्चर में, जिसका टॉपिक है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया, उसको कमेंट किया, और मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नाबार्ड का, उनको इससे काफ़ी मदद मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सर्च किया था इंटरनेट पे जब ये नाबार्ड का एडवर्टीज़मेंट निकला था, लेकिन मुझे कहीं भी यूज़फुल वीडियो नहीं मिले जो एक सेट पैटर्न के साथ ये सारी चीज़ें बता सकें, समझा सकें, या जो मिले तो वो कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन है तो वो फ्री हो, सबके लिए हो, इजीली एक्सेसिबल हो। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं ये फ्री वीडियोस ही बनाऊंगा, खुद उन सब टॉपिक्स पर रिसर्च करके ये सब चीज़ें करूँगा। फ्रेंड्स, होता क्या है, इंटरनेट पे चीज़ें तो सारी अवेलेबल होती हैं, लेकिन उन चीज़ों का प्रॉपर यूज़ करना है और एक जगह कलेक्ट करके उसको रिप्रेजेंट करना, ये चीज़ सबसे बड़ी होती है। तो वही मैं करता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, ताकि आने वाले जनरेशन, आने वाले जो भी एग्ज़ाम है या इससे रिलेटेड, उन लोगों को इससे हेल्प मिल सके, उनको इन चीज़ों से फ़ायदा सके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि अब एग्ज़ाम पास आने वाले हैं और वीडियोस का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ी टाइम की दिक्कत है, इसलिए मैं थोड़ा आपसे माफ़ी चाहूँगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले सारे वीडियोस ख़त्म कर लूँ, एग्ज़ाम तो 3 दिन पहले सारे ख़त्म कर लूँ। मुझे ये थोड़े पहले स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा देर में स्टार्ट किया ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जिसका नाम है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। पहले हम लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, फिर प्लांटेशन पढ़ेंगे, इससे फिर आगे डिस्कस करें। तो फिर हॉर्टिकल्चर होता क्या? हॉर्टिकल्चर एक टाइप का ये होता है, एक आर्ट होती है, एक कला होता है प्लांट्स को जो ग्रो करने का। इस टाइप से कहते हैं, एक साइंस होती है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। जैसे फ्रेंड, जो नाबार्ड का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम कोई स्पेशलिस्ट पोस्ट का नहीं है, वो जनरल पोस्ट का है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको हर टॉपिक का आइडिया हो कि हाँ ये क्या होता है। नाबार्ड भी जानता है कि अगर उसे यही एग्रीकल्चर रिलेटेड लेना होता तो वो कोई जूलॉजी वाले को रिक्रूटमेंट निकालता, या बायोलॉजी वाले के लिए निकालता, या कोई स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर के लिखता, लेकिन नहीं, उसने जनरलिस्ट पोस्ट के लिए निकालना। क्यों निकाला? क्योंकि उसको चाहिए कि मुझे ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनको हर टॉपिक्स का आइडिया हो। हालांकि वो उन्हें साइंटिस्ट नहीं चाहिए कि जो इस फील्ड के साइंटिस्ट हो, आइडिया हो। क्योंकि आपका काम ये इस पर रिसर्च नहीं करना, आपके पास जो रिपोर्ट्स आनी है, जो भी, उनको एनालाइज करके एक डेटा तैयार करना है, ताकि वो इकोनॉमी में हेल्प कर सके, अब आगे जो प्रोसेसिंग है उन सब में मदद मिल सके। तो अब अगर आपको कोई भी एक्सेल मिली, उसमें कोई भी टॉपिक अगर लिखा है एग्रीकल्चर रिलेटेड, अगर आपका एग्ज़ाम उस टाइप से नहीं लिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है। कोई भी आके आपको कुछ भी बता सकेगा और आप मान लोगे। जैसे किसी ने कह दिया कि ये एनपीके फर्टिलाइजर्स की कितनी प्रोडक्शन हुई, तो आपको यही नहीं पता कि एनपीके में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो आप नहीं जान पाओगे। तो इसलिए आप ज़्यादा इसको डीप में ना जाइए, और मैं भी हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक हों उनको ही मैं एकदम डिस्कस करूँ, बाकी चीज़ें ज़्यादा ना करूँ। करने को तो बहुत चीज़ें होती हैं कि आप अगर चाहें तो ये सब्जेक्ट पूरे साल भर भी पढ़ते रहें तो भी कम है, और करने को कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा ही से पढ़ें जो आपको मेन सेलेक्टेड होता है। तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर जैसे कि लिखा है, जैसे साइंस ऑफ स्टडिंग गार्डन प्लांट्स। आप अपने गार्डन में होते हैं और वहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं, तो उस चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से लगाते हैं, इस ये होता है हॉर्टिकल्चर। ये एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है। एग्रीकल्चर जो होता है एक बड़े उसमें होता है, जैसे आपके लिए खेत है, बड़ा फील्ड है, गज की ज़मीन है, 1000 गज 2000 गज की ज़मीन, वहाँ पे करते हैं। लेकिन हॉर्टिकल्चर आप छोटी जगह से भी कर सकते हैं। इस दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना, हॉर्टस मीन गार्डन और कल्चर मीन नॉलेज ऑफ ग्रोइंग दीज क्रॉप्स। और ये एक साइंस होती है जिसमें कि आप अच्छे से अच्छे पैदावार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब कि ज़्यादा नॉलेज ही चाहिए, थोड़े नॉलेज में भी काम चल सकता है। पुराने ज़माने में जैसे आपने सुना होगा, मुग़ल गार्डन राजा महाराजा लोग करते थे अपने गार्डन। कश्मीर में काफ़ी गार्डन वो अपने यहाँ यूज़ लगवाते थे,
क्यों करते, उनका शौक था या शौक नहीं था ऐसा नहीं, उसके काफ़ी फ़ायदे थे। क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। कुछ मेडिसिन के लिए प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपने पतंजलि के ऐड में सुना होगा अश्वगंधा, ये सब, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनका भी यूज़ होता है। जड़ी बूटियाँ हैं, ये इन सब का यूज़ होता है। इन सब की चीज़ों को ही हम हॉर्टिकल्चर में लाते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा लार्ज स्केल में तो नहीं होती, जैसे संजीवनी बूटी हो गया, ये लार्ज स्केल में नहीं होती, थोड़े स्केल में होती हैं, लेकिन जिसको पता है इनको ग्रो करने का, वो ही इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर सकते हैं। बस यही है एक हॉर्टिकल्चर। जैसे कि इट्स डेफिनेशन, हॉर्टिकल्चर रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ ग्रांड प्लांट्स विद प्रोटेक्टेड एनक्लोजर। एक कोई भी छोटी सी जगह है जिसको आपने प्रोटेक्ट कर रखा है, वहाँ पे जो आप चीज़ ग्रो करेंगे, जो प्लांट्स ग्रो करेंगे, वो होती है एक हॉर्टिकल्चर। कुछ 4 ब्रांचेस होती हैं हॉर्टिकल्चर की मेनली, जैसे कि ऑलरिकल्चर वेजिटेबल्स के लिए होता है, जैसे कैबेज, टोमेटो, ये आपको ग्रो करना है। पोमोलिकल्चर स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। फ्लोरिकल्चर ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, फ्लावर क्रॉप्स होती हैं जिसमें फूल होते हैं, रोजेज होती हैं, लिली होता है जो आप डेकोरेशन के लिए काम आता है। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रिजर्वेशन, ये हम लोग देख ही चुके हैं। पोस्ट हार्वेस्ट प्रिजर्वेशन करने के जो हम लोगों ने ग्रेन सिलोज ये पढ़े थे, और मिल्स होती हैं, और किस तरीके हमें प्रिजर्व करना है, टेम्परेचर मेंटेन करके करना चाहिए। मॉडिफाइड कोल्ड स्टोरेज होते हैं, ये सब चीज़ें पिछले लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। आप उसको पढ़ लीजिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। बाकी तो ये थ्योरी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए स्टोरेज करना, उनको प्रिजर्व रखना, जो प्रिजर्वेटिव्स लगा के आजकल जो जैसे रियल फ्रूट जूस आ रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स लगा के रखते हैं ताकि वो फंगस ना ग्रो कर सके, उसको उतना टेम्परेचर, अगर फंगस को नहीं मिल पाएगा तो वो नहीं ग्रो करेगा, इस टाइप से होता है। जैम एंड जेली पैक्ड रखते हैं प्रिजर्वेटिव लगा के। नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप, जैसे कि कोकोनट हुआ, एयर कट हुआ, रबर, कॉफ़ी, टी, ये प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। अब यही होती हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, जैसे रबर, कॉफ़ी, टी और सुपारी, एयर कट जिसे कहते हैं, ये प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं कि जो आप प्लांट्स में लगाते हैं और फिर धीरे धीरे वो ग्रो करती हैं जाके। फ्रूट्स जो होते हैं वो लार्ज स्केल में होते हैं, जैसे आपने आम का पेड़ देखा है, वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन नहीं, रबर और कॉफ़ी के इतने बड़े प्लांट्स नहीं होते, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं और इतने ज़्यादा बल्कि साइज में भी नहीं होते। ये डिफरेंस होता है मेन। स्पाइसेस क्रॉप्स, स्पाइसेस है कार्डमम, पेपर, नटमेग। अब ये इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आपको याद होगा जो पुर्तगाली आए थे, पोर्टुगीज आए थे, वो यहाँ क्या करते थे, पोर्टुगीज, डच, ये सारे यहाँ से, जैसे लौंग है, लौंग का यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ से जाके यूरोप में बिकती थी, और वो इतनी महंगी बिकती थी कि उस टाइम पे होता है कि जो वेल्दी लोग हैं वही यूज़ करते थे, तो वो उनको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था उस चीज़ को, कि इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बहुत अच्छा, इसलिए। और जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ टी उगाया तो उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इंडिगो की प्लांटेशन अंग्रेज़ों ने यहाँ स्टार्ट करी। हालांकि इंडिगो की प्लांटेशन अगर एक बार कर दोगे अब तो खेत ख़राब हो जाता है, आजकल तो सिंथेटिक आने लगे, उस टाइम पे ये इंडिगो प्लांटेशन नेचुरल होती थी, ये जीन्स में यूज़ होती थी, तो काफ़ी अंग्रेज काफ़ी लूट के ले गए यहाँ से, जो वास्को डी गामा ने रिसर्च करके इंडिया को ढूंढा था, जो कैलिकट पोर्ट पे आया था। कहा जाता है कि जब वो आया था और फिर जब वो गया था तो यहाँ से 50 गुना ज़्यादा प्रॉफिट लेके गया था। तो ये स्पाइसेस सबसे ज़्यादा केरला में होती हैं, उसने सारे ये स्पाइसेस जो भी मसाले हैं, ये टेक्नोलॉजी सबको यहाँ करके सीधे यूरोप में बेचते थे ये लोग, तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। मेडिसिन है एरोमेटिक प्लांट्स, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, जो आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ये सेना, ओपियम, अफीम की खेती होती है, लोग करते हैं कुछ, और अश्वगंधा एटसेट्रा ये होता है। जापानी मिंट की खेती करते हैं कुछ, इनके काफ़ी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी इनकी यूज़ करती है। तो ज़रूरी नहीं कि अफीम को किसी गलत सेंस में, अच्छे सेंस में यूज़ करा जा सकता है। अब एक मेजर डिफरेंस देख लीजिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो होते हैं वो एनुअल्स होते हैं, और फ्रूट्स जो होते हैं वो 12 मासी होते हैं। जैसे मैंगो हुआ 12 मासी होता है, हर मतलब पूरे साल भर में जो होता है। वेजिटेबल्स होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोगेटेड होते हैं। प्लांट्स जो सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअली और एसेक्सुअली क्या होता है, उसके अंतर आगे है इसमें। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल इस सीजनल होता है, और फ्रूट्स के लिए स्पेशल प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, प्रूनिंग होते हैं, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे मैंगो उगाने के लिए हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, कलम जो कहते हैं आप हिंदी में, वो सब करते रहते हैं।
इसमें तो ज़्यादा वो नहीं होते, सीजनल होते हैं, ज़्यादा टेक्निक्स नहीं यूज़ करते हैं। वेजिटेबल जनरली नॉन वुडी होते हैं, ये फ्रूट्स जो है वुडी होते हैं। अब आपने कभी देखा है क्या कि जो टोमेटो है या पोटैटो, उनकी जो क्या कहते हैं तने होते हैं, स्टेम्स होती हैं, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन मैंगो के पेड़ की तने काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। तो यही इसका मतलब है। ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एडिबल, सब कुछ हम लोग उसमें खा सकते हैं, कोई इसे नहीं, लेकिन इसमें कुछ ही जो है वो खाते हैं। हम मैंगो की जो अंदर की सीड होती है वो नहीं खाते हैं, ये अंतर है। जनरली कंज्यूम आफ्टर कुकिंग, सबको ऑब्वियस है। मॉडिफाइड को कंज्यूम आफ्टर कुकिंग। अब इसका देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है, कि हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्योंकि मेनली जो एग्ज़ाम है वो एग्जाम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, इसका क्या एग्रीकल्चर का क्या योगदान है इंडिया की जीडीपी में, और क्या नई टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें, और अगर हम नाबार्ड से मैनेजर्स हायर कर रहे हैं तो ये किस तरीके से हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। तो उसमें कुछ जैसे होता है एज़ कम्पेयर टू फीड क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है जो वो ज़्यादा रिटर्न देती है। जैसे कि हो गया कि आपने एक खेत में गेहूँ उगाया है, तो गेहूँ का रेट तो ठीक है, चलो जो भी है 15 किलो 10 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन अगर आपने केसर की खेती करी है, जैसे कश्मीर में करते हैं, वो थोड़ा सा केसर आपको बहुत महंगा मिलेगा, 1000 रुपये का शायद वो 5 ग्राम या 10 ग्राम देते हैं। तो इसलिए ये इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी जो है ज़्यादा महंगे होते हैं। दूसरा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट होते हैं एज ए न्यूट्रिशन स्टेटस काफ़ी होता है, उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी होते हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में होते हैं, और फाइबर्स विटामिन ज़्यादा होते हैं। एक जैसे कि विटामिन की कमी से, जैसे कि मैंने एक चार्ट भी बनाया था, शायद मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, कि क्या क्या कमी होती है। विटामिन ए से क्या कमी, विटामिन बी से क्या कमी, ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और विटामिन ए किस में पाया जाता है। जैसे फ्रूट्स में फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, और विटामिन जो होती हैं जो टिश्यूज़ रिपेयर करते रहते हैं बार बार, ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा इस पर वीडियोस काफ़ी, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसकी। अगर इसको मैं लाऊंगा तो फिर मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा, तो क्या फ़ायदा उससे। तो ये बस आप याद रखिए, जैसे कि एक एग्जांपल है, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो यही इसका मतलब है कि न्यूट्रिशनल स्टेट ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप राइस लेंगे या व्हीट लेंगे तो उसमें एक टाइप का ही चीज़ मिलेगी, लेकिन नहीं, अगर आप फ्रूट्स लेंगे तो उसमें हर टाइप के फ्रूट्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हॉर्टिकल्चर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सराउंडिंग्स को भी करता है, ऑब्वियस है। जो राजा महाराजा मुगल गार्डन हो गए, और काफ़ी सारे गार्डन जो बनते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है सुटेबल स्मॉल मार्जिन फार्मर्स भी कर सकते हैं, छोटी जगह भी उगा सकते हैं, और जैसे पहले पढ़ा था लार्ज आउटपुट होता है। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इन हॉर्टिकल्चर सेक्शन, वाइड रेंज यूजेस, काफ़ी जगह होते हैं कि आप जो केसर है उसको दूध में डाल के भी पी सकते हैं, काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं। और भी सारी होती हैं, अश्वगंधा है, मुलेठी, ये सारी चीज़ें होती हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर इम्प्रूव बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन को भी कम करते हैं, ऑब्वियस है। सॉइल का पानी ज़्यादा उनको कम चाहिए होता है, और कम लागत में, लागत तो खैर कम नहीं कहेंगे, कम जगह में ज़्यादा आउटपुट निकलता है। हाईली पेरिशेबल इन नेचर, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। आप गेहूं की एक बोरी को 6 महीने रख सकते हैं, लेकिन आम की एक बोरी को 6 महीने नहीं रख सकते। समझे कि आप गेहूं को तो स्टोर कर सकते हैं, अगर उसका कहा जाए कि हाँ 6 महीने आप रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको रख लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन आपको कहा जाए कि आम को रख लो, तो आम को नहीं रख सकते हो, उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज चाहिए, तभी आप रख पाओगे उसको, इतना ज़्यादा नहीं। एक आम आपको खुले में रखना होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन रख पाओगे, और अगर आपको एक मैं गेहूँ दे दूँ तो आप काफ़ी दिन रख लोगे, यही अंतर होता है। ये मैंने लिखा लाइक वाइन एंड पल्सेस। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के, अब होता क्या है कि हर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है हर जगह भी होते नहीं। आप अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और आप कश्मीर के केसर की खेती उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, उस टाइप का क्लाइमेट नहीं होगा, उस टाइप की सॉइल नहीं होगी, यही कहना चाहिए। अगर आप रबर प्लांटेशन कर रहे हो तो केरला में है, वो वहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, या नॉर्दर्न पार्ट में नहीं हो सकता, वो कश्मीर में जाके नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ होता है। कश्मीर में जो लकड़ी मिलती है, सागौन की लकड़ी, वो और कहीं नहीं मिलती, और वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो जो हैं वो स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट्स इसलिए होते हैं कि जब उन पे जब बर्फ़ गिरे तो वो सीधे नीचे आ जाए और उनको कोई दिक्कत ना हो, इस टाइप से बनाए जाते हैं। अब इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड मोर स्कोप, ज़्यादा स्कोप मिलेगा, ज़्यादा सिंचाई करेंगे। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स,
विल प्रोवाइड कंडीशनल कंडीशन हो, जैसे क्रॉस ब्रीडिंग होती है, पॉलिनेशन। अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी तरह पता हो कि कैसे हो सकते हैं हम इसको एक ब्रीड से दूसरी ब्रीड कराएंगे तो हम ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अगर अच्छी होंगी तो हम ज़्यादा जो मार्केट जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। देयर इज को फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट्स, जैसे पतंजलि फ्रूट जूस है, फ्रेश भी हम लोग जो आम ला सकते हैं, और जैसे स्लाइस पीते हैं कच्चे आम का रस, वो भी कर सकते हैं, प्रोसेस फूड होता है। ग्रेट डिमांड, काफ़ी डिमांड होती है लोकल मार्केट्स में। और फैसिलिटीज़ आजकल गवर्नमेंट काफ़ी प्रोवाइड कर ही रही है, ताकि आप जो फार्मर्स हैं वो अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और ज़्यादा प्रोड्यूस करें। डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं कोऑपरेटिव, जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर हरमीत कौर हैं, उन्होंने कहा था कि हम फूड पार्क बनाएंगे और कोल्ड स्टोरेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये मैंने बताया हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में डिफरेंस है, कभी आ जाए कोई पूछ ले इंटरव्यू में। तो जैसे कि हॉर्टिकल्चर इस प्रैक्टिसिंग, सभी हॉर्टिकल्चर जो हैं वो एवरी प्रैक्टिसिंग हॉर्टिकल्चर वो एग्रीकल्चर में आता है, लेकिन सभी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में नहीं आता। ट्रू, एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी स्पीसीज होती हैं दैट फॉर एग्रोइकोनॉमिस्ट उसे करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है समटाइम डिफिकल्ट टू सेपरेट नॉलेज, सबके बारे में जानना नहीं इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हॉर्टिकल्चर में आराम से एक ही फिनोमेना पे चलता है। जैसे कि आप उस एग्जांपल देते हैं ऑफ ए मेडिकल डॉक्टर होता है अलग अलग, कुछ सर्जन्स होते हैं, कुछ पेट का डॉक्टर, कोई हाथ का डॉक्टर, ये सारे ये इसमें होता है फ्रूट एक्रोनॉमी, वेजी एक्रोनॉमिस्ट, और जैसे लास्ट वाले वेजी एक्रोनॉमिस्ट को हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। अब कुछ ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हॉर्टिकल्चर जो काम करते हैं, होते तो काफ़ी हैं, 13 हैं, 12-13 हैं, लेकिन मैंने कुछ ही किया है, बाकी आप याद कर लीजिएगा, गूगल में सब कुछ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो सारे ये रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरीके से हम जो है हॉर्टिकल्चर को और ज़्यादा बढ़ा सके। क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, हर चीज़ करते हैं। अब बात करते हैं जोन्स की। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हर जगह तो नहीं हो सकती, तो कुछ जोन्स बटे होंगे, वहाँ पे वही क्रॉप्स होगी, ये भी अंतर होता है। जैसे टेम्परेट जोन्स जो होते हैं जिसमें वार्म और सनी, मतलब गर्म हो, टेम्परेट मतलब होता है ना कि जो कूल बंदा हो, ज़्यादा कूल भी नहीं, बस ठीक हल्का फुल्का टेम्परेचर। आप कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर में 2 कैपिटल, समर कैपिटल, विंटर कैपिटल, तो वहाँ पे जो डल झील होती है वो ठंडियों में जम जाती है, तो रीज़न ही उसका यही होता है। ओके।